नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपको स्वागत करता हूं फन स्पाई की ओर से। दोस्तों, बहुत आसान है लोगों के लिए आज भी किसी भी होटल किसी भी मोटेल में जाके 2,000 रुपए का कंज्यूम करके खाना खा के घर आ जाना। लेकिन यही 2,000 रुपए अगर हम किसी से बोलते हैं किसी आप इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लीजिए, तो कहते हैं यार बड़ा मुश्किल है, 2,000 रुपए कहाँ से निकालेंगे। ये जो एक माइंडसेट है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम अपने आज पे तो बहुत ज्यादा निर्भर है और बहुत फोकस भी कर रहे हैं, बट भविष्य क्या क्या, भविष्य उतना ही जरूरी है जितना कि आज। तो अगर आज से कुछ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तभी जाके आपका भविष्य सिक्योर हो पाएगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जहां पे अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो आपका रिटायरमेंट थोड़ा सा आसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। दूसरी ओर उसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्या होता है ये, कैसे आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जो आपके फंड्स लेते हैं वो किन किन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, क्या आपको टैक्सेशन के बेनिफिट मिल सकते हैं, इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हमारा आप दूसरों के साथ राब्ता लगातार बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आखिर एनपीएस होता क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या फिर जैसे आजकल लोग इसे नए नाम से बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। इसमें जब आप एक कंट्रीब्यूटर के हिसाब से अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ के जो पेंशन के फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी दोनों के कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जब आप 60 साल के हो जाते हैं अपने रिटायरमेंट के दौरान, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप ऑलमोस्ट 60% जो कि मैक्सिमम इन्होंने लिमिट दे रखी उसको आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 40% आपके लिए एक एन्युटी प्लान के हिसाब से बना दिया जाता है ताकि आपको रेगुलरली मंथली एक प्रॉपर इनकम आती रहे जिसकी वजह से आपका सर्वाइवल अच्छे से सुखद बीत जाए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आखिर ये कैसे पता लगेगा कि आपकी एन्युटी किस हिसाब से बनेगी। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपके फंड ने परफॉर्म किया ओवर ऑल दीज ईयर्स एंड अकॉर्डिंगली उसके बिहाफ पे आपकी एन्युटी फिक्स की जाएगी। सवाल आता है दूसरा कि आखिर इसके अंदर इन्वेस्ट कौन कर सकता है। दोस्तों, पहले बहुत सारे लोगों की एक समस्या हुआ करती थी कि ये जो बेनिफिट है पेंशन का ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता था। सरकार को एक टाइम के बाद ये समझ में आने लगा कि प्राइवेट एम्प्लॉयज की भी जिंदगी और उनका रिटायरमेंट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। तो उन्होंने इस पेंशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया जहां पे अब प्राइवेट एम्प्लॉयज और यहां तक कि एनआरआईज भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है एक प्रमुख सवाल और वो ये कि आखिर एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है और जो कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसे मैनेज कौन करता है। दोस्तों, एनपीएस को रेगुलेट करती है एक बॉडी जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए। ये अपने नीचे बहुत सारे फंड मैनेजर्स को आपका पैसा एलोकेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ कि किस तरीके से उनकी अलग अलग स्कीम्स और किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स आपकी मर्जी के चॉइसेस के हिसाब से डिफरेंट वो केटर कर पाते हैं। वो जो कि कंपनीज इस पैसे को मैनेज करती है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शुमार है जैसे कि एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, टू नेम अ फ्यू। ये सभी लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन सिक्योरिटीज में वहां जहां पे आपका मनचाहा एलोकेशन पसंद है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना भाग अपना चाहते हैं इक्विटी की तरफ, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेट की तरफ और कितना आप चाहते हैं कि जी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बाकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मेरा पैसा लगा दिया जाए। मैक्सिमम आप इक्विटी में 75% अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5% एलोकेट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिस्क का एलोकेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार भी समझती है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स मिल पाए एट अ सेफर नोट। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि आखिर हम इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तरीके बहुत आसान है दोस्तों, दो तरीके, पहला ऑफलाइन मोड, दूसरा ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इन सब में एनपीएस का स्कीम ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आपको बस उनके पास जाना है, केवाईसी के फॉर्म्स भरने और आपको तुरंत पैन नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा और उसके तहत आप धीरे धीरे अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं हर मंथली और ईयरली और क्वार्टरली बेसिस जैसे भी आप अपना एनविटी बना पाए उनके साथ में। तो दूसरा एक ऑप्शन आपके पास आता है कि आप ऑनलाइन मोड्स के लिए भी जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में दोस्तों एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये कि आपके पास नेट बैंकिंग का अकाउंट जरूर होना चाहिए। एक वेबसाइट है ईएनपीएस, उस पे आपको जाना है, नेशनल पेंशन सिस्टम पे क्लिक करना है, केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन, आपका आधार, आपका परमानेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस,
इन सबको आप एलोकेट करिए, वहां पे सबमिट कीजिए और उसके बाद आपको वहां भी एक पैन नंबर मिल जाएगा। और जैसे वो मिलता है उसके बाद आप उसके अंदर धीरे 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 अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास अगला सवाल आता है कि आखिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं एनपीएस से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्कीम चलती है विद द नेम ऑफ ECGA। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लास्ट में आता है ए यानी कि अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी में आपका जो मैक्सिमम एक फायदा मिलता है और जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एक किस तरीके से फंड ने परफॉर्म किया वो मैक्सिमाइज रिटर्न दे पाता है ओनली बिकॉज ऑफ इक्विटी पोर्शन। इक्विटी यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिटर्न। दूसरा आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि लेस अमाउंट ऑफ रिस्क बट एट द सेम टाइम लेस अमाउंट ऑफ रिटर्न। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कंपनियों के बॉन्ड्स। तो वहां पे एक चीज अच्छी आती है, आपका रिस्क मॉडरेट रहता है बट एट द सेम टाइम यू गेट मॉडरेट रिटर्न्स। और सबसे लास्ट में आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे रियल एस्टेट के अलग अलग ट्रस्ट फंड्स होते हैं जहां पे एलोकेट करते हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फैसिलिटीज उनसे रिलेटेड भी ट्रस्ट फंड्स होते हैं। वहां पे प्रॉब्लम बस एक आती है कि वहां पे बहुत ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है एंड दैट्स द ओनली रीजन कि एनपीएस की पूरे पोर्शन में सरकार ने जो एलोकेशन फिक्स करी है उसमें मैक्सिमम आप 5% तक ही जा सकते हो। कल को आपकी इन्वेस्टमेंट डूबनी बिल्कुल नहीं चाहिए और ये सरकार का भी बहुत बड़ा पर्पस है इस पे। इसके बाद बात आती है कि क्या एनपीएस अलग अलग तरीकों से भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके। वन होता है टीयर 1 एनपीएस, दूसरा होता है टीयर 2 एनपीएस। टीयर 1 होता है जो कि कंपलसरी है, उसका मेन मोटिव ही आपको सुविधा देना है रिटायरमेंट के पॉइंट पे, जहां इसका नाम दिया जाता है एक तरीके का पेंशन अकाउंट। वहीं दूसरी ओर आता है टीयर 2 यानी कि आप एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको अगर मौका दिया जाए तो आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से जैसे इंसर्ट किया पैसा, हाथ क्या जब मेरा मन किया मैं निकाल लिया, तो वो होता है टीयर 2 यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। बात आती है कि प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग का प्रेरोगेटिव रहा इस वाले केस में, जब भी ओपन किया गया था कि इसका मेन पर्पस था पेंशन अकाउंट, तो आपको तवज्जो सबसे ज्यादा देनी चाहिए पेंशन अकाउंट को यानी कि टीयर 1, जिसमें आपके विड्रॉल्स लिमिटेड रहेंगे, आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार टाइमली प्लान करेंगे और अननेसेसरी आप विड्रॉल नहीं करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो बेसिक मोटिव है वो खत्म ना हो। अब बात आती है कि सर आपने बहुत अच्छी सी बातें बता दी, लेकिन टैक्सेशन दोस्तों, टैक्सेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम पैसा लगाएं तो सरकार हमको कुछ फायदा भी देगी टैक्स में। बिल्कुल जी हाँ, आपका पेंशन से रिलेटेड जो भी है आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 80C में आपको 1.5 लाख तो वैसे ही फ्री हो जाता है। बात आती है कि जी ये न्यू पेंशन स्कीम में अगर मैं एडिशनल अगर इन्वेस्ट करूं तो क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहां भी सरकार ने एक एड ऑन आपको फैसिलिटी दे दी है कि यहां भी आपको डिडक्शन के तौर पे 80CCD सब क्लॉज 1B में आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए का और एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। तो यानी कि 80C तक तो आप कमा ही रहे थे और बचा रहे थे 1.5 लाख, अब आप इसके अंदर अगर 50,000 और डालते हैं तो आपकी ओवरऑल लिमिट 2 लाख तक की फ्रीज हो जाएगी। तो आपको 50,000 का यहां पे भी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। सवाल आता है कि जी विड्रॉल अगर मैं करने चाहता हूं और जब मेरे को 60% का विड्रॉल लेना है, सर आपने तो बता दिया इन्वेस्ट करो, जब इन्वेस्ट कर दिया 60 साल का मैं हो गया, जब मेरे को 60% का विड्रॉल लेना है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये स्कीम का यही बेनिफिट है कि आप जो भी पैसा डाल रहे हैं 60% जब आप लमसम निकालेंगे 60 ईयर्स के होने के बाद वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। हाँ, इसके अलावा जो 40% का आपका एनुइटी बनेगा और जो आपका मंथली इनकम आप क्रिएट करेंगे टिल द टाइम ऑफ योर डेथ, उसके ऊपर आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा एज पर योर स्लैब। अब साथियों लास्ट में बात आती है कि सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर नहीं किया। क्या दोस्तों? वो ये कि अगर हमें विड्रॉल बीच में करना पड़े, भाई खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरे को इमरजेंसी में फंड चाहिए, तो क्या मैं वेट करूंगा कि जब 60 का होगा तभी मुझे विड्रॉल मिलेगा? जी नहीं दोस्तों। तो यहां भी सरकार को आपका पूर्ण रूप से ध्यान है। आप 25% का विड्रॉल जब कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है 3 स्थितियों में, यानी कि पहली स्थिति नंबर 1 कि अगर आपके चाइल्ड की हायर एजुकेशन है या उनकी वेडिंग करवानी है, दूसरा अगर आपको घर परचेज करना है, या तीसरा फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। तो इन तीनों केसेस में आप 25% ऑफ योर टोटल कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हो 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद। और ये चीज आप पूरे टेन्योर में 3 बार कर सकते हैं। तो मोटा मोटा 25%, 25%, 25% जब कभी भी आपको चाहिए हो ओवर द एंटायर एज टिल यू अचीव द एज ऑफ 60 आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं जब कभी भी जरूरत पड़े तो। अब इसके अलावा बात आती है दूसरी की, सर मेरा मन किया कि मैंने स्टार्ट तो कर दी है स्कीम, 3 साल तक लगातार रहा भी, लेकिन अब मेरे को बीच में एग्जिट करना है, तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा?
दोस्तों यहाँ पे सरकार थोड़ा सा आपको इस चीज के लिए डिस्करेज करती है कि आपको नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स फॉर द सेम रीजन आपको यहाँ पे एक बेनिफिट नहीं मिलता है, और वो ये कि अगर आप बीच में एग्जिट करते हैं तो वहां पे जो भी आपको लमसम सरकार देगी, यानी कि 20% ऑफ योर टोटल कॉर्पस, उस 20% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन अगर आप कंटिन्यूड रखते हैं 60 साल तक, जैसे कि मैंने बताया पिछले वाले केस में, तो वहां पे जो आप पार्शियल विड्रॉल करोगे उन 3 परिस्थितियों में, तो वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा, क्योंकि सरकार को भी पता है आप जिस कंसर्न के लिए ले रहे हैं उस कंसर्न पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। एग्जिट वाले केस में आपको टैक्सेबिलिटी का शिकार होना पड़ेगा। 20% की आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का 80% आपका कॉर्पस एन्युटी के तौर पे क्रिएट हो जाएगा आपके बाद के लिए, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद उसका फायदा ले सकें। सवाल आता है तीसरा कि सर अगर टीयर 2 की जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के तहत मैं म्यूचुअल फंड की तरह यहां पे इन्वेस्ट करूं, तो क्या मुझे यहां पे भी टैक्सेशन का शिकार होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे जैसा म्यूचुअल फंड आपके लिए है वैसे ही एनपीएस हो जाएगा। आप दोनों ही केसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका जब मन करेगा आपने इन्वेस्ट किया, जब मन किया निकाल लिया, तो यहाँ पे आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा एज पर योर स्लैब। बट you can any time and at any moment of time you can just withdraw your money and enjoy that। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी डिटेल में वीडियो। आई होप आई हैव क्लियर्ड प्लेंटी ऑफ योर क्वेश्चन। हो सकता है इसके बाद भी एक आध इक्का दुक्का कोई रह जाए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं और मेरी टीम तुरंत से तुरंत आपके इस क्वेरी का रेजोल्यूशन करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मेरा और फंड्सपाई का राब्ता आप लोगों के साथ लगातार बना रह सके। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।